स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। आज का जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग CUET 2026 का जो इकोनॉमिक्स का डोमेन है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 MCQs को देखेंगे, उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, एकदम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप जो वीडियो में एंड तक बने रहिए, सारे MCQs को अच्छे से देखिए। मुझे पता है आपको ये वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनको। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स का जो 2000+ MCQs जो कि मैंने खुद बनाया है, जिसका सोल्यूशन है पूरा डिटेल में, वो और उसके साथ में इकोनॉमिक्स डोमेन का जो मॉक टेस्ट है, दोनों को बस आप 49 रुपीज़ में ले सकते हैं। तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए या फिर जो है आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके इसको ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप हमारा ऑफर जो चल रहा है जिसमें आप कोई भी 5 ई बुक को बस 99 में ले सकते हैं, उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये सारा क्वेश्चन जो है वो हमारा PYQs पे बेस्ड है, एकदम उसी स्टैंडर्ड को हमने फॉलो करके बनाया है। तो आप जो है अच्छे से देखिए, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए ताकि आपको पता चल सके किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, एन इकोनॉमी मस्ट डिसाइड बिटवीन प्रोड्यूसिंग मोर कंज्यूमर गुड्स और इन्वेस्टिंग इन कैपिटल गुड्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज इट रिलेटेड टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई भी एक इकोनॉमी है उसको क्या डिसाइड करना है कि प्रोड्यूसिंग मोर कंज्यूमर गुड और इन्वेस्टिंग इन कैपिटल गुड। ठीक है, दो अलग अलग सिचुएशन है तो उनमें उनको डिसाइड करना है। तो इसको कौन सा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो है वो कहा जाता है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस। तो आपको ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स पता होगा, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। तो इसका आंसर जो है आप हमें पहले कमेंट में बताइए, उसके बाद हम आपको आंसर दिखाते हैं। तो आंसर क्या है इसका, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ों को में डिसीजन लेना है कि क्या उनको प्रोड्यूस करना है, तो ये इनका सेंट्रल प्रॉब्लम हो गया और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप इस यहाँ पे पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, the graphical representation showing the maximum quantity of two goods that can be produced simultaneously with given resources and technology is known as। ठीक है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि दो अलग अलग गुड्स जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, मतलब कि दो अलग अलग गुड्स का अलग अलग कॉम्बो में हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोक्वेंट कर्व कहेंगे, PPF कहेंगे, इंडिफरेंस कर्व कहेंगे, बजट लाइन कहेंगे। ठीक है, तो इसका जो एकदम सही वाला आंसर क्या है वो PPF। ठीक है, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व जो है वो इस चीज़ को शो करता है। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है 11 वाला उसको आप अच्छे से देखिए ताकि आपका कोई भी चीज़ रह नहीं जाए। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड। ठीक है, किसका रिलेशनशिप आपसे पूछा गया है, पहला तो है प्राइस, दूसरा क्या है आपका क्वांटिटी। इन दोनों का रिलेशनशिप को कौन यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो पहला इट इज़ इन्वर्स इन नेचर, दूसरा इट शोज द लॉ ऑफ डिमांड, इट इज़ डिपिक्टेड बाय द डिमांड फंक्शन एंड इट कैन शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो पहला बात तो देखिए, प्राइस और क्वांटिटी इन्वर्स होता है नेचर में, लॉ ऑफ डिमांड को भी ये शो करता है और डिमांड फंक्शन को भी ये शो करता है। ठीक है, और डी नंबर क्या है, इट कैन शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। तो ये भी बिल्कुल सही है कि कंज्यूमर प्रेफरेंस से शिफ्ट हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अब बताइए। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, B, C एंड D। ठीक है, सब जो है वो करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है, ऑल 4 स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब इट। और एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दे दिया है मैंने, उसको आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, ए कंज्यूमर बाइज 50 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इज 20 पर यूनिट। ठीक है, किसी भी एक सामान का प्राइस क्या है 20 रुपये है, तो वो जो कंज्यूमर है वो कितना बाय करता है, 50 यूनिट बाय करता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाता है, व्हेन द प्राइस फॉल्स टू 15, प्राइस जो है कितना गिर गया, 15 रुपये पे आ गया। ठीक है, तो द कंज्यूमर बाय 75 यूनिट, अब इसने कितना यूनिट्स को परचेस किया, 75 यूनिट्स को परचेज किया। ठीक है, तो आप देखिए 20 से 15 हुआ तो कितना परसेंट चेंज आया, 25% का चेंज आया। 50 से 75 हुआ तो कितना परसेंट का चेंज आया, 50% का चेंज आया। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना आपको आता होगा, इतना मैं एज्यूम करके चलता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें आपको प्राइस इलास्टिसिटी पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो है 25 है और ये जो है 50 है, तो दो डबल का डिफरेंस है, तो आप सिंपल इस तरह से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, 2। तो देखिए मैं इसी तरह से निकालता हूँ, आपको हर चीज़ में फॉर्मूला बस अप्लाई करने से नहीं होगा। ठीक है, आप इस तरह से डायरेक्टली ईजी वे में इसको निकाल सकते हैं। बाकी इनका फॉर्मूला है उसको आप अप्लाई करेंगे तो भी आपका निकल जाएगा, बट अगर आपको जल्दी निकालना है, ठीक है, तो आपको अपना कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि CUET में क्या होता है आपका 60 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन होता है, उसको बस आपको 60 मिनट्स में ही कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको स्पीड को इंक्रीज़ करना पड़ेगा।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ फिल्म ऑपरेटिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन शॉर्ट रन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो कोई एक कंपनी है वो परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पे मतलब बहुत सारे अलग अलग कंपनी से अलग अलग प्रोडक्ट्स अपना वो सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो हो गया आपका परफेक्ट कंपटीशन। और उसमें अगर उसको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को शॉर्ट रन में, तो कौन सा कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, प्राइस क्या होता है पता है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब कि हर एक एडिशनल यूनिट पे कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट जो है आपका बढ़ रहा है, ठीक है, हर एक एडिशनल यूनिट पे खर्चा बढ़ रहा है। और प्राइस इज इक्वल टू और लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज्ड है। तो कौन कौन सा फैक्टर्स जो है आपका सेटिस्फाइड होना चाहिए ताकि आपका ये जो चीज़ है वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, कि मतलब कि वो कंपनी जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है शॉर्ट रन में अर्न कर सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए, बी एंड सी ओनली। ठीक है, ए, बी, सी जो है इसका अगर आपका कंडीशंस को मैच कर रहा है तो आप जो है मतलब ऐसा कह सकते हो जो फिल्म जो है वो एकदम मतलब प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ सकते हैं। ओके उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द प्रोडक्शन कंसेप्ट विद देयर डेफिनेशन। जो भी आपका प्रोडक्शन का कंसेप्ट है उसको डेफिनेशन के साथ आपको मैच करना है। लॉन्ग रन क्या होता है, ठीक है, लॉन्ग रन जो है आपको इसमें मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, सीयूटी में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि पहला आपको ऑप्शन दिखा लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वेरिड, कॉस्ट दैट चेंज विद आउटपुट लेवल, कॉस्ट दैट रिमेन कॉन्स्टेंट, ऑल फैक्टर। और लॉन्ग रन में देखिए, ठीक है, लॉन्ग रन में क्या हो सकता है आपका, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वेरिड, मतलब कि लॉन्ग रन में हम क्या कर सकते हैं, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ए का 2 आपको कहाँ दिख रहा है, 1 में दिख रहा है और 2 में दिख रहा है, यानी कि मतलब 3 में भी आपको दिख रहा है। ए का 2 आपको 3 जगह पे दिख रहा है, तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, वो आपको ढूंढना है। उसके बाद आपको जो 3 होगा ये तो नहीं होगा, ये आपको पता चल गया। फिर आपका शॉर्ट रन का पूछा गया है। ठीक है, शॉर्ट रन क्या है, इसमें क्या होता है, एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। शॉर्ट रन में आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कुछ ना कुछ तो फिक्स रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो बी का 1 हो जाएगा आपका, बी का 1 भी इन तीनों में है। ठीक है, उसके बाद आपका सी का देखना है, आपको सी का क्या आंसर होगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है आपका, कॉस्ट डेट चेंज विथ आउटपुट लेवल। ठीक है, कॉस्ट डेट रिमेन कांस्टेंट, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो चेंज होता है। तो 3 आपका इन दोनों में है, तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन बच जाता है। और डी का जो 4 है, सॉरी यहाँ पे मेरा से थोड़ा सा गलती हो गया है, डी का आपका क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट जो होता है, कॉस्ट डेट रिमेन रिगार्डलेस ऑफ आउटपुट। मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन जो है चेंज करना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया है। तो इसको आप समझ गए होंगे, आंसर आपको पता चल गया होगा। ये बस यहाँ पे आपका गलत है, इस पार्ट में बस गलती है, बाकी आपका क्वेश्चन जो है एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, वहाँ से आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो इस तरह से जो है आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया होगा आंसर, एक्सप्लेनेशन भी आप जो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ओकर इन एन इंडस्ट्री हाउ डज इट अफेक्ट द सप्लाई कर्व ऑफ फिल्म इन दैट इंडस्ट्री। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, टेक जो है आपका अच्छा हो रहा है, तो उससे आपका सप्लाई जो है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो सप्लाई कर्व है आपका उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सप्लाई कर्व जो है वो किधर शिफ्ट होगा, तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है तो उससे क्या होगा, सप्लाई जो है वो अच्छा होगा, सप्लाई इंक्रीज होगा, जो उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगा, तो इससे क्या होगा, सप्लाई कर्व जो है आपका राइट साइड में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो सप्लाई कर्व किधर जाएगा, राइट साइड जाएगा। ठीक है, उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर इन ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ फिल्म्स। ठीक है, तो मतलब कि आपको इस मार्केट स्ट्रक्चर को अरेंज करना है कि नंबर ऑफ फिल्म के बेसिस पे। ठीक है, मतलब जो कंपनीज है वो कितने ज़्यादा है, तो परफेक्ट कंपटीशन जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा कंपनीज होता है, मोनोपोलिस्टिक जो होता है उसमें उससे उसी के आसपास मतलब ऑलमोस्ट वैसे ही कंपनीज होता है, बस थोड़ा सा मतलब प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है। फिर आपका ओलिगोपोली जो होता है उसमें भी आपके कुछ जो बड़े बड़े कंपनीज होंगे, ठीक है, मतलब मोर देन 1 कंपनीज होते हैं उसमें। ठीक है, बट मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल कंपनी होगा, सिंगल कंपनी के पास पावर रहेगा, तो ऑब्वियसली ये जो है ऑलरेडी आपका क्या है, इसी ऑर्डर में है। ठीक है, कि आपका सबसे ज़्यादा इधर है, फिर उसके बाद ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको देखने को मिल रहा है, तो ABCD जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फिल्म्स होता है उसमें। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, अलग अलग कंपनीज होता है बट उनका प्रोडक्ट जो है डिफ्रेंशिएटेड होता है। ओलिगोपोली में क्या होता है, फ्यू लार्ज कंपनीज होता है जो मार्केट को डोमिनेट करता है, और मोनोपोली में क्या होता है आपका सिंगल फिल्म होता है जो कि कंप्लीट मार्केट का राजा होता है। ठीक है, तो इसमें आपको पता चल गया होगा अलग अलग मार्केट के बारे में।
फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर अ गुड एंड व्हाट दे एक्चुअली पे इज नोन एज। ठीक है, कि मैं मतलब मान लीजिए मैं एक कंज्यूमर हूँ, ठीक है, मतलब मुझे अभी जाना है मोमो खाने, तो मुझे अगर मतलब मेरे पास पैसा है, मैंने सोच के जा रहा हूँ कि मैं 100 रुपये तक पे कर सकता हूँ, ठीक है, 100 रुपये मैं पे कर सकता हूँ एक प्लेट के लिए। अब मैं जाके वहाँ पे देखा कि जो आदमी हो 50 में बेच रहा है, तो मैंने 50 पे करके खा पी के मैं आ गया, तो मेरे पास जो 50 रुपये बच गया वो क्या कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपको क्या कहलाएगा इसका बताना है आपको। ठीक है, तो ये जो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए जो मेरे पास बच गया वो क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस हो गया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे देख के लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो हमने 11-12 कहीं पे भी नहीं पढ़ा है, तो एक्चुअल में बात ये है कि एनटीए जो होता है ना, बस सिलेबस को देखता है 11-12 का, बट क्वेश्चन वो कभी कभी बहुत ही ऊपर नीचे के भी काट देता है, तो इस हिसाब से ही आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट डज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट एट द एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो जो आपका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व होता है वो कब इंटरसेक्ट करेगा आपके एवरेज कॉस्ट के कर्व को। ठीक है, तो वो जो है आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, एट द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, एट द पॉइंट वेयर एसी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, एट द पॉइंट वेयर एसी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। तो कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको जो है कुछ समझ में ना आया तो आप हमें कमेंट में पूछ लीजिए, हम आपको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप जो है उसके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की बात किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रियल जीडीपी इज आर करेक्ट। ठीक है, रियल जीडीपी को लेके जो भी स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो उनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट जो है नहीं है, वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इट इज़ कैलकुलेटेड एट कंस्टेंट प्राइस, तो रियल जीडीपी कंस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, ये भी करेक्ट है। एंड इट प्रोवाइड ए मोर एक्यूरेट मेजर, ये भी करेक्ट है। एंड इट वैल्यूज ऑल आउटपुट एट बेस ईयर प्राइजेस। तो आप ये बताइए डी नंबर करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ए बी सी तो पता चल गया कि ये करेक्ट है, तो आप यहाँ से क्या चूज़ कर सकते हैं, ए बी सी आपको 3 ऑप्शंस पे दिख रहा है। ठीक है, आपको मान लीजिए डी का आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ए बी सी तीनों एक साथ कहाँ पे है, बस आपका 3rd नंबर पे है, तो ए बी सी के साथ डी है, मतलब डी भी करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं, कभी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आपको जो पहले से ऑप्शंस पता है उसके बेसिस पे आप जो है करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, मैं भी खुद इस ट्रिक को आजमाता हूँ, मैं भी खुद इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, इसके थ्रू मतलब बहुत सारे एमसीक्यूज, मतलब एक पेपर में आप 10 एमसीक्यू तो ऐसे निकाल ही लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका यूज़ करना है इस फॉर्मूले के, कि जो चीज़ आपको नहीं पता है उसको छोड़ के जो आपको पता है उसका आपको पहले पता लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में मनी के फंक्शंस इनमें से कौन कौन से हैं, तो पहला आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, बार्टरिंग टूल। तो ये 3 तो फंक्शन है, आपको पता होगा। बार्टरिंग टूल कोई मनी के फंक्शन नहीं है, तो एबीसी जहाँ पे आपको दिखता है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एबीसी आपका पहला में ही है, और सॉरी यहाँ पे भी मैंने फिर से ऑप्शन में गलती कर दिया है, एबीसी 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो ओवरऑल एबीसी आपका आंसर है, तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। तो आपको एक्सप्लेनेशन भी नीचे देखने को मिल रहा है, इसको भी आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, अरेंज द फॉलोइंग मेजर ऑफ मनी सप्लाई फ्रॉम मोस्ट टू लिस्ट लिक्विड। ठीक है, मोस्ट लिक्विड मतलब कि जिसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड मतलब क्या होता है, लिक्विड मतलब कि आप उसको कितना इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अपने हाथों में ले सकते हैं। ठीक है, और लिस्ट लिक्विड कौन सा होगा, जो आप इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते, कन्वर्टेबल जो होता है नहीं होता है। ठीक है, तो वो जो होगा आपका लिस्ट लिक्विड होगा। तो जो कन्वर्ट कर सकता है वो मोड लिक्विड होगा। ठीक है, जैसे कि करेंसी हो गया और डिमांड डिपॉजिट हो गया, इसको आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं जब मर्जी तब। ठीक है, सेविंग डिपॉजिट जो होता है, जो पोस्ट ऑफिस के साथ होता है, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं M1 के साथ। ठीक है, बट ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस रखता है, और साथ में टाइम डिपॉजिट जो होता है उसमें आपको टाइम बाउंड होना पड़ेगा, और टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस और साथ में M3, तो ये जो है आपका सबसे लीस्ट लिक्विड होगा। ठीक है, तो आपको अरेंज करना है तो M1 M2 M3 M4 इस तरह से आप ABCD डायरेक्ट अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी मैंने थोड़ा सा ऑप्शन में गलती कर दिया है, इसको मैं नेक्स्ट टाइम से सुधार दूंगा, डोंट वरी, बट ऐसे आंसर्स में कोई गलती आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ ही गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स विद देयर डिस्क्रिप्शन। जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है केस रिजर्व रेशियो, तो केस रिजर्व रेशियो जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, CRR ये होता क्या है, तो केस रिजर्व रेशियो क्या होता है, जो कि मतलब बैंक को किसके साथ मेंटेन करना है। ठीक है, सेंट्रल बैंक के साथ मेंटेन करना है, तो A का 2 हो जाएगा, तो A का 2 बस आपको 2 ऑप्शंस में दिख रहा है। ठीक है, उसका जो B है SLR, ये आपका गोल्ड के फॉर्म में होगा, सिक्योरिटीज़ का फॉर्म में होगा,
ये आपका SLR हो गया, तो बी का 3 भी आपको इन्हीं दो में दिख रहा है। अब बचा सी में से आपका आंसर जो है वो पता चल जाएगा, सी का 1 होगा या फिर सी का 4 होगा, ठीक है। तो सी क्या है, रेपो रेट है। रेपो रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक। तो सी का हो जाएगा 1, सी का 1 होगा तो आंसर ए जो है आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एकदम अच्छे से क्वेश्चंस को देखना है और अच्छे से आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट ऑफ BOP, ठीक है। करंट अकाउंट में कौन कौन से आपके जो ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, वेजेस, डिविडेंड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एब्रोड, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको पता चल गया, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ये तो आपका करंट अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको डी दिख रहा है बस एक ही जगह दिख रहा है तो वो तो आपका नहीं होगा। और ये जो नेट इनकम है वो भी आपका इंक्लूड होगा, तो ABC आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ABC जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू केनिशियन माइक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज डिटरमाइंड वेयर। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, सबसे पहला AD इक्वल टू AS जहाँ पे होगा वो होगा आपका इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद आपका प्लेन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्लेन सेविंग जब होता है वो भी आपका इक्विलिब्रियम होता है। टोटल स्पेंडिंग जो होता है आपका टोटल आउटपुट के बराबर होगा वो भी इक्विलिब्रियम होगा। और द इकोनॉमी रीचेस फुल एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, ठीक है, फर्स्ट का 3 तो सही है, A, B एंड C। तो ABC जहाँ पे है आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे मैंने ऑप्शंस में गलती किया है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद ABC जो है यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। D जो है उस पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। जो आपका इक्विलिब्रियम होता है उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट होना हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। ABC आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि आपका इक्विलिब्रियम कैन ऑकर विथ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में भी मतलब आपका ओकर हो सकता है, ठीक है। जब मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो इसमें मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन जो है मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। तो यह आपको समझ में आ चुका होगा। इन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी, इफ़ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC इस, MPC आपका कितना कहा गया है, 0.8। तो आपका जो है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो MPC 0.8 है, तो आपको इन्वेस्टमेंट का जो मल्टीप्लायर है उसका वैल्यू निकालना है। तो उसका फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC जो आपका फॉर्मूला है उसको आपको अप्लाई करना है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे क्या निकल के आ जाता है, आपका आंसर 5 निकल के आ जाता है, ठीक है। तो 5 जो होगा आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू होगा, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो मान लीजिए डेफिशिएंट डिमांड होता है तो उस पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है उसको आपको अरेंज करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो डेफिशिएंट डिमांड होगा तो सबसे पहले क्या होगा आपका, तो जो आपका अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो बढ़ेगा, ठीक है। मतलब कि जो चीज़ बिक नहीं रहा है उसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो बढ़ेगा तो उसके बाद क्या होगा, आपका आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जो है वो कमने लगेगा, प्राइस जो है वो घटने लगेगा, ठीक है। और इस तरह से आपका जो प्रोड्यूसर है वो इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा। तो इसी ऑर्डर में आपका आंसर हो जाएगा CABD, ठीक है। तो इसको आप समझ में गए होंगे, और अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप हमें और भी कमेंट में पूछ सकते हैं। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच गवर्नमेंट बजट डेफिसिट टाइप विद द डेफिनेशन। तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट बजट का अलग अलग डेफिसिट का टाइप दिया हुआ है, उसको आपको डेफिनेशन के साथ मैच करना है। जैसे कि आपका रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। तो एक आंसर आपका 3 हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, तो B का आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है आपका, बताइए क्या होता है। उसके बाद आपका प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बजट डेफिसिट होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। C का 4 यहाँ पे है और D का 2 यहाँ पे है। तो ये भी आपका इस तरह से करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये नंबर आपका करेक्ट आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाता है, तो इसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ऑल इंडिविजुअल इन एन इकोनॉमी इंक्रीज देयर सेविंग रेट with the intention of accumulating more wealth, the total saving may not increase, this phenomenon is known as, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप समझिए एक बार, क्या हो रहा है कि जितने भी लोग हैं, मान लीजिए 10 लोग हैं एक इकोनॉमी में, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना सेविंग्स जो है, ठीक है, सेविंग्स जो है उसको बढ़ा रहे हैं। सेविंग क्यों बढ़ा रहे हैं, ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को एक्यूमुलेट कर सके, ठीक है। तो अगर सारे लोग जो है सेविंग कर रहे हैं और ये लोग सोच रहे हैं वेल्थ एक्यूमुलेट करेंगे, तो बहुत सारा ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे ये जो चीज़ है वो नहीं हो सकता है, ठीक है। इट मे नॉट इंक्रीज, ठीक है। तो इस
कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, कंजम्पशन पैराडॉक्स, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, इन्वेस्टमेंट स्टैग्नेशन, सेविंग स्टेप, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इसलिए क्यों होता है, देखिए मान लीजिए आप लोग हर कोई अब जो है वो सेविंग कर रहा है, ठीक है, सेविंग्स बढ़ गया, तो आपको पता होगा जब सेविंग बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट घटने लगता है, ठीक है। तो अब जो है हर कोई सेविंग करने लगा, इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा है, तो इनकम ये लोग का बढ़ेगा कहाँ से, ठीक है, ये लोग के पास पैसा आएगा कहाँ से। तो इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल यही चीज़ है कि जब सेविंग बढ़ता है इन्वेस्टमेंट कमता है, और इन्वेस्टमेंट कमेगा तो इनका इनकम जो है एट द एंड कम ही जाएगा, ठीक है। तो पर्सनल सेविंग थोड़ा सा मतलब अच्छा है, बट ओवरऑल अगर पूरा इकोनॉमिक्स जो है वो सेविंग में चला जाए, पूरा इकोनॉमी सेविंग में चला जाए, तो वो जो है इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कौन कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच है वो आपको पूछना है, बताना है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है सीपीआई, वो क्या करता है, डेली जो गुड्स है हमारा खाने पीने का सामान है उसके प्राइस को ये लोग चेकआउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो प्रोड्यूसर लेवल पे इन्फ्लेशन को चेक करता है। प्राइस डिफ्लेटर जो होता है आपका जीडीपी के लिए, वो क्या करता है, एडजस्ट फॉर ऑल प्राइस चेंजेस इन द इकोनॉमी, जो भी आपका प्राइस चेंजेस है उसके हिसाब से वो एडजस्ट करता है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो होता है वो आइडेंटिकल टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है क्या, ठीक है। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा आपका करेक्ट है, ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच है। तो एबीसी जो है आपका करेक्टली मैच है, ठीक है। और जो आपका डी नंबर है वो करेक्टली मैच क्यों नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीपीआई, ठीक है। सीपीआई जो है प्राइमरी मेजर है और वो कॉस्ट ऑफ लिविंग से एकदम अलग है, उससे मतलब आइडेंटिकल ये नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जीएसटी मेक्स इट सुपीरियर टू प्रीवियस टैक्स सिस्टम। तो जो हमारा जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी, तो जीएसटी का कौन कौन से ऐसे फीचर्स है जिसकी वजह से ये प्रीवियस टैक्स सिस्टम से अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, इट इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, ठीक है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट इलिमिनेट्स कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, इट प्रोवाइड यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स अक्रॉस द कंट्री, इट टैक्स गुड्स बट नो सर्विसेज। तो आपको डायरेक्टली ऑप्शंस को देख के मान लीजिए आपका फर्स्ट 3 ऑप्शन आपको समझ में नहीं भी आया, फिर भी आपको ये तो समझ में आ गया कि जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल गलत है। जीएसटी में आपका डायरेक्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सर्विसेज को टैक्स नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे आपका डी होगा तो आपका पहला ही गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब बच गया आपका ए एन बी और ए बी सी, ठीक है। तो आपका ए एन बी तो करेक्ट है और साथ में सी भी करेक्ट है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको गलत ऑप्शंस को ढूंढ के अपना आंसर्स को निकालना आसान बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसका बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कंपोनेंट्स इनमें से कौन कौन से हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करके, हेल्थ न्यूट्रिशन में इन्वेस्टमेंट करके, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स एंड पोर्ट इनमें इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होता है उसमें करके, ठीक, मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इसको करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन बताया, तो आपको इसमें पता नहीं चला होगा कि कौन सा एक गलत ऑप्शन होगा, ठीक है। तो जो गलत ऑप्शन होगा ऑब्वियसली वो आपका सी नंबर होगा, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड एंड पोर्ट। रोड एंड पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करके आप ह्यूमन डेवलपमेंट को ग्रो नहीं कर सकते हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए बी एंड डी होना चाहिए, तो ए बी एंड डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला नंबर है वो जो है आपका गलत है, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकाल लेना है। और फिर से आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स का जो 2000+ MCQs है, इसमें सारे MCQs मैंने इसी तरह से बनाए हैं, सब अच्छे हैं, ठीक है। उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। और आप जो है कोई भी 5 ई बुक को बस 99 में ले सकते हैं, तो आप जो है हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग फाइनली देख लेते हैं, और उसके बाद जो हमारा मतलब आज का ये वीडियो यहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, इंडिया एक्सपोर्ट गुड्स वर्थ ₹500 lakhs एंड इम्पोर्ट गुड वर्थ ₹600 lakh ड्यूरिंग ए ईयर, ठीक है। तो इंडिया ने एक्सपोर्ट कितना किया उस चीज़ को आपको देखना है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का एक्सपोर्ट कितना हुआ आपका 500 lakhs का हुआ है, और इम्पोर्ट कितना हुआ है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स वो हुआ है आपका 600 lakhs का, ठीक है। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स इतना हुआ, ठीक है। उसके बाद एडिशनली कुछ दिया गया है कि इट अर्न्स ₹100 lakhs इन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स एंड पे ₹50 lakh फॉर सर्विसेज इम्पोर्ट, व्हाट इज इंडिया बैलेंस ऑफ ट्रेड। और इस क्वेश्चन में आप कर दोगे बहुत बड़ी गलती, इसका आंसर आप लिख दोगे 50 lakhs, ठीक है। तो आप 50 lakh कैसे लिखोगे वो आप हमें कमेंट में बता देना, बट इसका आंसर क्या होगा
वो जो है बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है यहीं पे एंड हो जाता है, ठीक है। उसके आगे आपको कुछ करना ही नहीं। ये जो आपको नंबर दिया गया है वो गुमराह करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, व्हाट इज इंडियाज बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछा है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड में बस आपका गुड्स को काउंट किया जाता है, सर्विसेज को काउंट नहीं किया जाता है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें बस सर्विसेज के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो नॉर्मली आपने 500 लाख का इंपोर्ट किया, 600 लाख का इंपोर्ट किया और 500 का एक्सपोर्ट किया, तो आपका -100 इसका आंसर हो जाना चाहिए, है कि नहीं। बट आप इसको अगर जोड़ेंगे, इसको भी अगर आप ऐड कर लेंगे सर्विसेज को, तो आपका क्या हो जाएगा, -50 आ जाएगा। तो आपका इस तरह से गलत हो सकता है। तो आपको नंबर्स को अच्छे से देखना है, एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी जो है आप आंसर को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या है, ₹100 लाख, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने बहुत सारे ऑप्शंस में गलती कर दिया है, ठीक है। उसको मैं नेक्स्ट टाइम से सुधार दूंगा, डोंट वरी। मतलब वो थोड़ा सा गलती हो चुका है, बट उसको मैं नेक्स्ट टाइम से सही कर दूंगा, ऐसा मैं आपको कह दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है बाद में फेस ना करना पड़े, ठीक है। और ओवरऑल अगर आपको वीडियो जो है अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।